टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अपकमिंग MPCHO, UPCHO, व्यापम स्टाफ नर्स और CRPF एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि अपगार स्कोर की खोज किसने की थी, किसने डिस्कवरी की थी अपगार स्कोर की। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। वर्जीनिया अपगार। वर्जीनिया अपगार ने 1952 में है जो खोज की थी किसकी, अपगार स्कोर की। तो यहाँ पर जो वर्जीनिया अपगार थे, कौन थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जीके के लिए स्पेशली MPCHO का पेपर है जिनका 6 दिसंबर को, उनके लिए 10 नंबर का जीके और करेंट अफेयर आने वाला है एग्जाम में। तो उसके लिए मैं आज ही आपको रात तक जो रिसेंट में MP में जितनी भी इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर्स रहे हैं, जीके से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आए हैं, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन का एक वीडियो आपके लिए जीके का जो मेरा सेपरेट चैनल है जीके विद कीर्ति, आपको उस पर रात के 8 बजे तक जीके का एक वीडियो मिल जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। और अभी एट प्रेजेंट भी उस चैनल पर एटलीस्ट 100 वीडियोज़ हैं जनरल नॉलेज के, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, when performing tracheostomy suctioning, the nurse should withdraw the catheter after applying intermittent suction for maximum। तो ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग की जा रही है, यदि ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग के टाइम पर जो मैक्सिमम आपके लिए सक्शनिंग के लिए कैथेटर अप्लाई करते हैं जब आप, तो उसके लिए कितने टाइम तक आपको सक्शनिंग करनी होगी, कितना मैक्सिमम टाइम है जो आपको लेना होगा ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग के लिए। ऑप्शन है 2 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या फिर 5 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग के लिए जो मैक्सिमम टाइम लेंगे आप, कितना लेंगे, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है इंडिया, फ्रांस, इटली या फिर कनाडा। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से है जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि जो फर्स्ट नर्स थी वो कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इटली में। कहाँ पर हुआ था, इटली में। और इन्हीं के लिए जो मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी है उसकी फाउंडर भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसकी खोज की थी। तो इनने बहुत सारी थ्योरीज हैं, थीसिस हैं जो दी थी, बट मॉडर्न नर्सिंग के लिए जानी जाती हैं और फर्स्ट नर्स थी। साथ ही साथ इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, जिसके लिए हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इनकी जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है, इटली का। तो आपको यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इटली में। कब हुआ था, 12 मई 1820 को। 12 मई को हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे। इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, द लेडी विद द लैम्प। तो ये भी आपको याद रखना, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जानी जाती हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट इज विच एंजाइम इमीडिएटली प्रेजेंट आफ्टर अटैक ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो MI अटैक के बाद है जो कौन सा एंजाइम सबसे पहले प्रेजेंट रहता है MI अटैक के टाइम पर, मायोकार्डियल इन्फाक्शन अटैक आता है यदि, तो ये एंजाइम तो यहाँ पे सभी प्रेजेंट रहेंगे जो ऑप्शन है, बट तुरंत है जो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा। ऑप्शन है ट्रोपोनिन, CPK-MB, इरिथ्रोपोइटिन और D, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के तुरंत बाद जो एंजाइम एक्टिवेट होता है, प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, ट्रोपोनिन। बाकी होते हैं बट थोड़े टाइम के बाद, लेकिन एट प्रेजेंट तुरंत की बात की जाए, सडनली इमीडिएटली की, तो ट्रोपोनिन है जो सबसे पहले प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज राइस वाटर स्टूल इज सीन इन विच कंडीशन। तो राइस वाटर स्टूल किस कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा और D, ऑल ऑफ दी अबव। तो राइस वाटर स्टूल की कंडीशन देखने को मिलती है कोलेरा में। नेक्स्ट इज मायस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट अर्ली सिम्टम्स। तो मायस्थेनिया ग्रेविस का जो पेशेंट है
उसके अर्ली सिम्टम्स क्या रहेंगे? ऑप्शन है पैरालिसिस, सलाइवेशन, प्टोसिस या फिर डिस्फेजिया। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का जो पेशेंट है उसका फर्स्ट सिम्टम रहता है, अर्ली सिम्टम होता है प्टोसिस। क्या होता है? प्टोसिस, जिसको ड्रोलिंग ऑफ आईलिड्स भी हम कह सकते हैं। तो क्या है? प्टोसिस है जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट का फर्स्ट और अर्ली सिम्टम है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिवाइस यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ मिसिंग बॉडी पार्ट? कौन सा टर्म यूज किया जाएगा ऐसी डिवाइस के लिए यदि आपकी बॉडी का कोई पार्ट मिस है या फिर उसको एम्पुटेट किया गया है? ऑप्शन है प्रोनेशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन और प्रोस्थेसिस। तो आपकी जो बॉडी है उसमें कोई मिसिंग बॉडी पार्ट है, उसकी जगह कुछ और आप यूज़ करते हैं, लगाई जाती है जो डिवाइस, क्या कहलाती है? प्रोस्थेसिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट इज व्हेन अ क्लाइंट हैज लेफ्ट साइडेड वीकनेस व्हाट पार्ट ऑफ स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट? यदि किसी पेशेंट को, क्लाइंट को लेफ्ट साइड वीकनेस है तो आप उसके लिए स्वेटर पहना रहे हैं तो किस साइड आप सबसे पहले पहनाएंगे? ऑप्शन है बोथ स्लीव्स, लेफ्ट स्लीव, क्लाइंट्स चॉइस या फिर डी, राइट स्लीव। तो यहाँ पर तो ये लेफ्ट साइडेड वीकनेस पूछा गया है। यदि आपसे इवन क्वेश्चन में एग्जाम में भी आता है कि किसी स्ट्रोक का पेशेंट है और उसकी लेफ्ट साइड वीक है तो आप उसको किस साइड सपोर्ट करेंगे? तो यहाँ पर सेम आंसर आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वीक है, लेफ्ट स्लीव में सबसे पहले स्वेटर पहना है क्योंकि वो साइड वीक है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए, यदि किसी क्लाइंट के लिए स्ट्रोक की कंडीशन हुई है और उसका जो लेफ्ट हैंड है वो वीक है या फिर पूरी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो वीक है, तो आप उसको किस तरफ सपोर्ट करेंगे? राइट साइड, लेफ्ट साइड या फिर पूरी बॉडी में? तो आपको सबसे पहले सपोर्ट करना होगा वीक साइड पर, देन आफ्टर जो साइड स्ट्रॉन्ग है उसको, बट स्टार्ट आपको कहाँ से करना होगा? वीक साइड से। सेम यहाँ पर भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, लेफ्ट स्लीव्स। नेक्स्ट इज द हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर अ क्लाइंट हु हैज। तो हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज किस क्लाइंट के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे, फैलन आउट ऑफ बेड और इम्पेयर्ड आईसाइट। तो हेमलिच मैन्यूवर का यूज़ किया जाता है ब्लॉक्ड एयरवे के लिए। यदि एयरवे में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो, फॉरेन बॉडीज आ गई हो, कुछ भी आपने ऐसे खा लिया हो, तो उसको निकालने के लिए जो मैन्यूवर यूज़ किया जाता है, जिसको हेमलिच मैन्यूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डाइंग इज यूजुअली द फाइनल स्टेज? तो आपने ग्रीफ और डाइंग की कोबलर के अकॉर्डिंग स्टेज पढ़ी होंगी, 5 स्टेज है। तो यहाँ पर फाइनल स्टेज पूछी है, कभी कभी आपसे फर्स्ट स्टेज भी पूछ सकते हैं कि कौन सी है। फाइनल स्टेज कौन सी है? ऑप्शन है एंगर, एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग और डिप्रेशन। फाइनल स्टेज का मतलब है यहाँ पर लास्ट स्टेज, डाइंग पेशेंट की जो लास्ट स्टेज है वो क्या होगी? तो होगा एक्सेप्टेंस। क्या जो भी घटना घटी है, जो भी ग्रीफ हुआ है, जो भी क्राइसिस हुई है आपके साथ, उसमें आपने एट द एंड क्या किया है? एक्सेप्ट किया है जो भी चीज़ आपके साथ हुई हो। तो यहाँ पर इसकी फाइनल स्टेज क्या होगी? एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग अ डिसेबल्ड क्लाइंट टू द हाइएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग पॉसिबल? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो आपके जो पेशेंट क्या है, डिसेबल है किसी भी काम को करने के लिए, यदि आप उसके लिए हाईएस्ट लेवल पर मीन सबसे ज़्यादा आप उसकी केयर करते हैं ताकि उसके ठीक होने के जो चांसेस है, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटेंशन, रिहेबिलिटेशन या फिर री इंक्रीजेशन। तो यदि किसी डिसेबल क्लाइंट के लिए आप हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी केयर करते हैं ताकि वो दोबारा से अपनी वापस से उसी सिचुएशन में आ जाए, तो क्या कहलाता है? रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड पर केजी इज। 1 साल के बच्चे के लिए पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन है 100, 200, 500 या फिर 300। 1 साल के बच्चे के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यदि उसको कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी तो कितनी होगी? 100 किलो कैलोरी। कितना पर केजी बॉडी वेट के लिए? कितना? 100 किलो कैलोरी। यदि बच्चे का वेट कितना है? 10 केजी होता है तो कितनी होगी? 1000 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट इज क्विकनिंग मीन्स।
क्विकनिंग का मतलब क्या है? तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जो मदर को फील होता है बाय द फीटस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, द मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द यूट्रस फेल्ट बाय द मदर। क्विकनिंग क्या है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जो मदर को फील होता है अपने बेबी का। जनरली ये 16 to 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगता है, 16 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होता है। नेक्स्ट इज कॉलेरा इज कॉज्ड बाय काइंड ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड। तो कॉलेरा एक बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ऑप्शन है ट्यूबरकुल बैसिलस, विब्रियो कॉलेरा, प्रोटोजोआ, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका तो एक पैरासाइट है जो क्या कॉज करता है? अमीबियासिस। और यहाँ पर ट्यूबरकुल बैसिलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टीबी के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, जो कोलेरा जो एक बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है, तो किसके द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरा के द्वारा। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सीवियरली इफेक्ट द। तो एल्कोहल पीने से सबसे ज़्यादा बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होगा? किडनी, ब्रेन, स्टमक या फिर लीवर? तो जो अल्कोहल वाले पेशेंट होते हैं उनका क्या सबसे ज़्यादा खराब होता है? लीवर। और स्मोकिंग वालों के लिए लंग्स। तो आपको याद रखना है अल्कोहल वाले क्लाइंट्स जो पेशेंट हैं उनका सबसे ज़्यादा बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा? तो उनके लिए होगा लीवर, क्योंकि अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? लिवर में। इवन ऑल ओवर सभी चीज़ें जो भी आप मेडिसिन लेते हैं सभी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? लिवर में। तो वैसे ही सेम अल्कोहल ज़्यादा पीने से या कम पीने से तो इनका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होगा? लिवर में। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा ऑर्गन होगा? लिवर। यदि स्मोकिंग के लिए पूछा जाता है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में, टोबैको च्यूइंग वाले लोगों में क्या सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा? तब होते लंग्स। नेक्स्ट इज द डिसीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट इजीली इज। इनमें से कौन सी डिसीज है जिसमें क्या होता है? पेशेंट का ब्लड है क्या हो? बहुत इजीली तरीके से क्लॉट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनकी कमी होती है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 की कमी के कारण प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, रेबीज और डायबिटीज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएं तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? जो फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं फैक्टर 8 एंड 9, इनकी डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, जिनके कारण यदि किसी पेशेंट को, हीमोफीलिया के पेशेंट को जरा सी भी चोट लगती है, ब्लड क्लॉट इजीली नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, हीमोफीलिया। नेक्स्ट इज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसको लेने से दांतों का जो कलर है वो चेंज होता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ तो ये किस एंटीबायोटिक के कारण होता है? तो ये होता है टेट्रासाइक्लिन के द्वारा। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन की, तो इसी तरीके से एक और एंटीबायोटिक होती है, उसके लिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। आपके लिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो आपको बताना है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम है किस मेडिसिन के कारण एक कंडीशन होती है। क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम है जो किस मेडिसिन के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट इज द फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो फाइलेरियासिस की प्रॉब्लम है किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? ऑप्शन है एनाफ्लिस फीमेल मॉस्क्यूटो, एनाफ्लिस मेल मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो या फिर क्यूलेक्स मेल मॉस्क्यूटो। तो एनाफ्लिस फीमेल के द्वारा तो क्या होता है? मलेरिया। क्यूलेक्स फीमेल के द्वारा क्या होता है? फाइलेरियासिस की कंडीशन। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे इज। तो WHO की स्थापना किस दिन हुई थी? हम ये भी कह सकते हैं, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे हम कब मनाते हैं? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 4 मई, 17 अगस्त या फिर 1 दिसंबर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं कब? 7 अप्रैल को। इसी को हम क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम हर साल? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है? ऑप्शन है पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटेल या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन।
तो इनमें से जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेट होती है प्रेगनेंसी में, वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक और साइड इफेक्ट आपको एग्जाम में आता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज होती है? ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो, जिससे होती है 8वें नंबर की वेस्टिबुलोकोक्लियर क्रेनियल नर्व डैमेज। नेक्स्ट इज अमंग दी फॉलोइंग सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस का सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है। आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रिवेंशन पढ़े हैं, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है टीबी का? ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीन, डॉट्स ट्रीटमेंट, हेल्थ एजुकेशन और स्पुटम टेस्टिंग। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है टीबी का, तो वो है डॉट्स ट्रीटमेंट। प्राइमरी में क्या होता है कि जो डिसीज का रूट ऑफ कॉज है, जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट, उसको फाइंड आउट करना। और सेकेंडरी में क्या होता है कि यदि आपने डिसीज डिटेक्ट की है तो उसको ट्रीट करना। प्राइमरी में क्या हो गया कि हमें प्रिकॉशन लेने हैं ताकि वो डिसीज ना हो सके। तो प्राइमरी यदि पूछा जाता है तो वो होगा बीसीजी वैक्सीन, और सेकेंडरी पूछा है तो क्या? डॉट्स ट्रीटमेंट। किसी भी डिसीज को डिटेक्ट करके उसका एज अर्ली एज ट्रीटमेंट करना, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम। तो इन्फेंसी पीरियड कब से माना जाता है? ऑप्शन है बर्थ टू 1 मंथ, 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर, 3 ईयर टू 5 ईयर। तो यहाँ पर बर्थ टू 1 मंथ क्या है? न्यूनेटल पीरियड है। 1 मंथ टू 1 ईयर क्या है? इन्फेंसी। 1 ईयर टू 3 ईयर क्या है? टोडलर पीरियड। एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 3 ईयर टू 5 ईयर है प्री स्कूल एज का पीरियड। तो इन्फेंसी पीरियड पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 1 मंथ टू 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी आर। तो जो माला डी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसका केमिकल कंपोनेंट क्या है? तो ये डी नॉर्जेस्ट्रॉल इथेनाइल एस्ट्रॉइडल है जो इसका केमिकल कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज कंजेनाइटल रूबेला इज डायग्नोज्ड इन इन्फेंट विद द हेल्प ऑफ विच एंटीबॉडीज इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में कंजेनाइटल रूबेला को डायग्नोज करते हैं जब, तो कौन सी एंटीबॉडीज है जो प्रेजेंट रहेगी जिसके कारण हम कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे को क्या है? कंजेनाइटल रूबेला की कंडीशन है। ऑप्शन है आईजीएम, आईजीई, आईजीजी और आईजीए। तो यहाँ पर जो कंजेनाइटल रूबेला को डायग्नोज करते हैं यदि किसी इन्फेंट में, तो कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी? आईजीएम एंटीबॉडीज हैं जो प्रेजेंट होंगी। आईजीए है जो कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है, भी आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कौन सी आईजी प्रेजेंट होती है? तो आईजीए। और यदि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में कौन सी आईजी एक्टिवेट होगी? तो वो है आईजीई। और सबसे ज़्यादा बॉडी में सबसे ज़्यादा किस जो एंटीबॉडीज हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती हैं? तो वो है आईजीजी। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ ब्रिक पाउडर विथ चिली पाउडर इज कॉल्ड एज। तो ब्रिक पाउडर का मतलब है यहाँ पर जो ईंटें होती हैं जिससे घर बनता है, तो जो रेड कलर की ईंटें होंगी, ब्रिक्स पाउडर होगा, उसको चिली पाउडर में ऐड करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन है फूड फोर्टिफिकेशन, फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडिटिक्स और फूड टॉक्सिफिकेशन। तो ब्रिक्स पाउडर का चिली पाउडर में मिक्स करना क्या कहलाता है? फूड एडल्ट्रेशन। किसी जो खाने की चीज़ है उसमें ना खाने वाले आइटम्स को मिक्स करना क्या कहलाता है? फूड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज ड्रग मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में है जो कौन सी मेडिसिन है यूज होती है? ऑप्शन है अमोक्सापाइन, डॉक्सिपिन, फ्लॉक्सिटिन या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो ओसीडी में जो मेनली मेडिसिन यूज होती है वो है फ्लॉक्सिटिन है। क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। तो इसका यूज़ मेनली किसके लिए किया जाता है? डिप्रेशन के पेशेंट में, पैनिक, एंजाइटी और ओसीडी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। तो आपसे ये भी आ सकता है एंजाइटी में कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है? तो एंजाइटी में भी एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है, उनमें से फ्लॉक्सिटिन यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन है बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मेन फंक्शन है लिवर का वो है बाइल का प्रोडक्शन करना और इसको एक्सक्रीट करना। बट स्टोरेज पूछा जाता है तो वो किसका फंक्शन है? गॉल ब्लैडर का। यदि आपसे
पूछा जाता है कि जो वाइल है उसका प्रोडक्शन तो लिवर ने कर दिया, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद उसका स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लैडर। वो एक्सक्रीट कौन करता है? लिवर। तो आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि लिवर का फंक्शन है बाइल को प्रोड्यूस करना और उसको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, बट जो बाइल बन गया है उसको स्टोर करके कौन रखता है? गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट इज विच मसल टिपिकली यूज्ड टू गिवन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट? कौन सी मसल का यूज किया जाता है एडल्ट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए? ऑप्शन है ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, बाइसेप्स या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। तो आर्म में हाथ की बात की जा रही है यहाँ पर, आर्म में कौन सी मसल यूज की जाती है? तो वह डेल्टॉइड मसल। तो गाइज आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम की कंडीशन कौन सी एंटीबायोटिक के कारण होती है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।